नो कि इकोनॉमिक्स बिल्कुल न्यू नहीं है आप लोगों के लिए, है ना। बट पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ऑप्शंस कैसे आते हैं, पेपर अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करनी है हमें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स इजी सब्जेक्ट है तो उसको लाइटली ले लेंगे, है ना। इक्वल है ना, सारे सब्जेक्ट के बराबर इसमें भी हमें पास होना जरूरी है इंडिविजुअली, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। सबसे बड़ी बात पता है क्या, ऑप्शंस जो है ना वो काफ़ी सिमिलर से होते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं पहला ऑप्शन पढ़ा टिक लो जी आंसर। चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं और सफिशिएंट टाइम है आपके पास। 3 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 60 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के एंड 40 क्वेश्चंस आपके बीसीके के। तो 100 क्वेश्चन 3 आवर्स में आपको अटेम्प्ट करनी है, कोई टफ टास्क नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस हमें किस चीज़ की करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू जो है मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो हमारी अप्रोच इकोनॉमिक्स को इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम लोग। वैसे तो इंटरेस्टिंग है ही, माइक्रो है, इसमें सारे डायग्राम्स हैं, तो वैसे तो इंटरेस्टिंग है ही, बट और इंटरेस्टिंग हम इसे कैसे बनाएंगे, मोर एंड मोर क्वेश्चंस। अब जो आज की क्लास में मैं जो भी करा रही हूँ, चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा आज की क्लास में, इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बट जितना भी आज कराऊंगी इससे रिलेटेड 10 to 15 MCQs मैं नेक्स्ट क्लास में बना के लाऊंगी, जिसके आंसर्स आप लोगों ने देने हैं, ठीक है। ये मैंने आपका स्टडी मैट होगा कुछ बच्चों के पास, कुछ बच्चों के पास नहीं होगा, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने ये समरी फॉर्म में आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं, तो आप लोग इसको साथ के साथ नोट डाउन भी करो, ओके। तो आप लोग साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहोगे, क्योंकि ये देखो स्टडी मैट अगर आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत कुछ है, पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, है ना। इससे बेटर है कि शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे नोट्स बनाएं। ज़्यादातर देखो डेफिनेशन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आपको पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स की कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, ठीक है। अब आपको पता है इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं, साइंटिस्ट ही तो होते हैं। उनका काम क्या होता है, रिसर्च करो, एक चीज़ जो है वो क्रिएट करो, बनाओ, डेवलप करो। तो इकोनॉमिस्ट आर आल्सो साइंटिस्ट। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है ना, इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो इकोनॉमिक्स इज साइंस, तो इकोनॉमिस्ट आर साइंटिस्ट, ठीक है ना। तो इनकी भी रिसर्च चलती रहती है। और देखा जाए तो आप देखो, आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग बोलते हो मैम अकाउंट्स एंड मैथ्स आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स एंड लॉ इज थियरी, है ना। तो ये ऐसा आप बोलते हो, एक्चुअली देखा जाए तो अकाउंट से ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में आप जो भी पढ़ते हो वो अपने आसपास यूज करते हो। आप देखते हो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड मार्केट में लग रहा है ना, लॉ ऑफ डिमांड मार्केट में प्राइस जो इक्विलिब्रियम के थ्रू डिसाइड हो रहा है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू, वो प्राइस भी तो रियलिटी में ऐसे ही डिसाइड हो रहे हैं। आप लोग देखते हो कहीं चीज़ जो है प्राइस थोड़ा सा लेस मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, भीड़ ज़्यादा है, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। तो मतलब इकोनॉमिक्स ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अकाउंट्स में हमने बैलेंस शीट बनाई, रियल में कहाँ बनाई, पेंडल अकाउंट बनाया, कैश बुक बनाई, रियल में कहाँ बनाई। वो तो आप जाके बनाओगे, जब आप आके जाके प्रैक्टिस करोगे, ट्रेनिंग में जाओगे, अकाउंटेंट बनोगे, है ना। अभी तो एट प्रेजेंट आपने कहीं रियल में बैलेंस शीट नहीं बनाई, कैश बुक नहीं बनाई, परचेज बुक नहीं बनाई, पर इकोनॉमिक्स तो आपके चारों तरफ ही है, सराउंडिंग्स, आपका एनवायरमेंट, सारा इकोनॉमिक्स वहीं से ही है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो एमसीक्यू फॉर्म में पेपर्स में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसको बोरिंग नहीं करेंगे कि उठाया स्टडी मैट और उसको रीड करना शुरू कर दिया। हम लोग सिर्फ वो चीज़ पिक करेंगे जिससे एमसीक्यूज बनते, और फिर नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों का डेली होमवर्क है कि जो कर लिया उसको पढ़ के आना है। आज जितना भी कंटेंट आप लोग नोट करके जाओगे वो सारा पढ़ के आओगे, उससे रिलेटेड हम 10 to 15 MCQs नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, ठीक है। The term economics owes its origin to Greek word oikonomia, which means household. सारी जो इकोनॉमिक्स है वो सारी आपकी जो है हाउसहोल्ड, यानी आपके आसपास ही है, आपकी सराउंडिंग में ही है सारी इकोनॉमिक्स। सब कुछ आपको, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, सब कुछ आपको अपने आसपास देखने को मिलेगा, मार्केट, सारा कुछ, ठीक है। तो इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, ओकियोनोमिया। ओकियोनोमिया मीन्स
इकोनोमिया मीन्स हाउस होल्ड, ठीक है, जैसे हम लोग कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वाज आल्सो नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये इस पे नहीं है इतना क्वेश्चन, मेन तो फर्स्ट ग्रीक वर्ड पे आता है। फिर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है कि हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं है, हमारा सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है। अभी बताऊंगी बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग भी बताऊंगी कि क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहली डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने, सबसे पहली डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने। अब क्योंकि आप जानते हो कि जब कोई डेफिनेशन देता है या कोई ऑब्वियस ही बात है कुछ भी डिराइव करता है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जिसको ओवरकम करता है नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट, है ना। ऐसे ही प्रोसीजर चलता है ना। इनिशियली आपने कोई रिसर्च की, उस चीज़ को आपने अप्लाई किया मार्केट में, तो आपको क्या लगता है, नहीं नहीं इसमें यही कमी थी, ये कमी थी, उसको ओवरकम करेगा नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट। तो एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी वो दी वेल्थ की, साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ मीन्स पैसा कमाओ, बस सिर्फ पैसा कमाने पे भी ऐसे काम करो जिससे मोर एंड मोर वेल्थ जनरेट हो। सिर्फ वेल्थ पे कंसंट्रेट किया एडम स्मिथ ने, सिर्फ वेल्थ पे कंसंट्रेट किया, फिर मोर एंड मोर वेल्थ कैसे जनरेट हो सकती है, भले उससे किसी का वेलफेयर हो या ना हो। जैसे टबैको प्रोड्यूस करो, अब टबैको प्रोड्यूस करने से सोशल वेलफेयर कहीं से भी नहीं हो रहा, बट वेल्थ जनरेट हो रही है। तो इसने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज व्हाट, जनरेटिंग वेल्थ। ऐसी चीज करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जनरेट हो, ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करो जिससे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ आए, ठीक है। अब इसकी कमी क्या थी, ड्रॉबैक क्या था कि इसने वेलफेयर इग्नोर किया। भाई वेल्थ ठीक है, वेल्थ के साथ वेलफेयर भी तो ज़रूरी है, सिर्फ वेल्थ ही तो सफिशिएंट नहीं है, वेल्थ के साथ वेलफेयर भी चाहिए। तो फिर साइंस ऑफ मटीरियल वेल बीइंग की डेफिनेशन दी अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल किस पे जो है कंसंट्रेट कर रहा है, वेलफेयर पे, और ये किस पे कंसंट्रेट कर रहा है, वेल्थ पे। इसका ड्रॉबैक है, एडम स्मिथ का ड्रॉबैक है कि इसने सिर्फ वेल्थ पे ध्यान दिया, और वेल्थ के साथ वेलफेयर भी जरूरी है, बिल्कुल। देखो मैं आपको ये थोड़ी ना कहूँगी 14-14, 16-16 घंटे पढ़ाई करो और अगले दिन बीमार पड़ जाओ, है ना। तो वेल्थ भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, बट वेलफेयर भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है। स्मार्ट स्टडी करोगे तो वैसे भी आपको 16-18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नोट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं। ये मेरिट लिखा है, क्रिटिसिज्म लिखा है। साइंस ऑफ वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसका पूरा का पूरा ध्यान किस पे था, सिर्फ वेल्थ जनरेट करनी है, मोर एंड मोर वेल्थ, जनरेटिंग वेल्थ। फिर इसके भी कुछ मेरिट्स, कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, हम डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया मेरिट क्या है कि ओवरऑल जीडीपी इंक्रीज करेगा हमारी, जब वेल्थ जनरेट होएगी कंट्री में तो जीडीपी इंक्रीज होएगी, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट क्रिटिसिज्म क्या है कि वेलफेयर पे ध्यान नहीं दे रहा, वेलबींग पे ध्यान नहीं दे रहा। साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। अब क्या है कि देखो लाइनल रॉबिन्स ने क्या दी डेफिनेशन, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। चॉइस मेकिंग का क्या मतलब है, आपने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ठीक है, टाइम हो गया आपको पढ़े हुए इसलिए याद नहीं है, अदरवाइज सबसे फेमस डेफिनेशन ही होती थी दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यही तो मेन है हमारी बात कि वांट्स आर अनलिमिटेड और रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब हर किसी की वांट्स तो नहीं सेटिस्फाई कर सकते ना। देखो मटेरियल में से ना मैं बाद में मार्क करा दूंगी, स्टडी मटेरियल को हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे लिए मेन है। स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, स्कैनर सब कवर करेंगे, हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। अभी आप जो मैं शॉर्ट में बना के लाई हूँ उसको नोट करते जाओ। मटेरियल से भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी एक्चुअली मेरे ख्याल से सब बच्चों के पास मटेरियल है भी नहीं आज, है ना, तो फिर कोई नहीं, मटेरियल हम 2 क्लास के बाद लेंगे, गो थ्रू कराऊंगी, क्योंकि आप लोगों को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कुछ भी चीज़ हम अपने मन से पढ़ रहे हैं, हम वही पढ़ रहे हैं जो आईसीआई बोल रहा है।
क्योंकि हमें तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो हम लोग उठाएंगे 2 क्लास के बाद स्टडी मटेरियल भी उठाएंगे, सिर्फ गो थ्रू कराऊंगी कि देखो हमने इसमें से कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। एक बार चैप्टर खत्म कर दूं अपने नोट्स में से, उसके बाद मैं आपको एक बार स्टडी मटेरियल से सारा गो थ्रू करवा दूंगी। देखो हमने ये चीज़ भी पढ़ ली, ये चीज़ भी पढ़ ली, और बहुत ही इफेक्टिव वे में पढ़ ली। तो लाइनोल रॉबिन्स ने कौन सी डेफिनेशन दी? चॉइस मेकिंग की। चॉइस मेकिंग के पीछे रीजन क्या है? चॉइस मेकिंग के पीछे रीजन, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड फर्दर रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है ना? अब ये भी तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही हैं। देखो ये भी तो प्रैक्टिकली आप अप्लाई करते हो। आपके पापा ने कहा बर्थडे पार्टी है, मतलब आपका बर्थडे है, ये लो 1000 रुपीज़, जाओ कर लो जो करना है, चाहो तो इसका गिफ्ट ले आओ, चाहो तो पार्टी दे दो अपने दोस्तों को, और चाहो तो बाहर डिनर कर लेते हैं फैमिली के साथ, जो भी सही है ना। अब वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, सारी तो पूरी हो नहीं सकती। रिसोर्सेज लिमिटेड है भैया, 1000 रुपीज़ है, इसका क्या करना है? अब 1000 के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ये करो तो ये नहीं, ये करो तो ये नहीं। देखो वांट्स तो वैसे कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है कि एक वांट कंप्लीट होएगी ना, अगर सेटिस्फाई होगी, दूसरी जनरेट हो जाएगी, है ना। पापा मुझे फ़ोन दिला दो, फ़ोन दिला दो, ले बेटा फ़ोन ले ले। अच्छा पापा मुझे बाइक भी दिला दो, स्कूटी भी दिला दो, है ना। तो वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए ये तो भूल ही जाओ कि हम सारी की सारी वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट हम वो वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, तो मेन हमारे इकोनॉमिक्स में हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। दैट्स वाई ये डेफिनेशन लाइनल रॉबिन्स ने दी, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। तो ये हमने पढ़ी लिया, रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्कैर्स मींस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, मेरिट्स एंड क्रिटिसिज्म। डिटेल में लेके जाऊंगी, कुछ भी नहीं छुड़वाऊंगी आपको, स्टडी मैट में से सब कुछ करवाऊंगी। नेक्स्ट आती है आपकी डेफिनेशन ओवरऑल ग्रोथ की। देखो फर्स्ट डेफिनेशन किसने दी? साथ के साथ बोलो, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने किस चीज की डेफिनेशन दी? वेल्थ। यस, साइंस ऑफ वेल्थ। यस अवनी, बाकी बच्चे भी बोलो। थर्ड डेफिनेशन किसने दी? लाइनल रॉबिन्स। किस चीज की डेफिनेशन दी वो? चॉइस मेकिंग। चॉइस मेकिंग। एंड लास्ट डेफिनेशन पॉल सैमुअल्सन। पॉल सैमुअल्सन ने ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी। इसकी डेफिनेशन में ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, यानी ये वेल्थ पे भी कंसंट्रेट कर रहा है, वेलफेयर पे भी कंसंट्रेट कर रहा है, और साथ के साथ जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको भी कंसीडर करते हुए चल रहा है। तो ये ओवरऑल ग्रोथ पे डेफिनेशंस विद इकोनॉमिस्ट के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी तक हमने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 5 क्वेश्चन कवर किए। फर्स्ट कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? ओइकोनोमिया, ग्रीक वर्ड मींस हाउस होल्ड। फिर हमने करा एडम स्मिथ ने किस चीज की डेफिनेशन दी? वेल्थ, है ना। फिर बताओ नेक्स्ट डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने किस चीज की दी? वेलफेयर। सारे बोलो, सारे। यस। लाइनल रॉबिन्स ने किस चीज की डेफिनेशन दी? चॉइस मेकिंग। एंड चलो नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हुआ है बहुत बार, बट फिर भी इसे मैं अपने तरीके से समझाऊंगी। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। देखो इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं इकोनॉमिक्स को साइंस? बोलो कोई। क्योंकि ये सारा वो सिस्टमैटिक वे में होता है। देखो क्योंकि इस पे कुछ साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई होते हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स अप्लाई होती हैं। ठीक है, जैसे हम बहुत सारी एजम्पशन लेके लॉ बनाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड लेते वक्त हम क्या बोलते हैं कि प्राइस फॉल होने पे डिमांड राइज हुई, पर हमने अदर फैक्टर कांस्टेंट रखे तब तो लॉ डिराइव हुआ ना। और जबकि रियलिटी में ऐसा थोड़ी ना होता है कि फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाएंगे और ये चीज़ निकलेगी। तो हमने कुछ टेक्निक्स, कुछ, अब आप इकोनॉमिक्स के साथ स्टैट्स भी पढ़ते हो, मैथ्स भी पढ़ते हो, है ना। सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, सारे सब्जेक्ट्स का इसके साथ एक इंटर रिलेशन है। बिजनेस जब आप करोगे, देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स इनटू बिजनेस। यानी कि बिजनेस में भी तो देखो रिसोर्सेज स्कैर्स होंगे, बिजनेस में भी तो वांट्स अनलिमिटेड होंगी, नहीं होंगी?
होंगी ना। स्टार्टिंग में आप कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या आप उससे सब कुछ खरीद पाओगे? नहीं, अभी तो आप स्टार्टिंग कर रहे हो, जितनी इन्वेस्टमेंट है इसमें आपको मैनेज करना है। वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, अब बोलते मैं ये प्रोडक्ट भी रखना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट भी रखना चाहता हूँ, मैं ये कंज्यूमर को भी सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, ये कंज्यूमर को भी। कभी हुआ है एक शॉपकीपर ने 100% सारे कंज्यूमर सेटिस्फाई किए? ऐसा कभी भी नहीं होता। अब वैसे भी ये माना भी जाता है कि 100% आपको सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, वो चीज़ भी नहीं है। 1% क्रिटिसिज्म मिलता ही मिलता है, यानी कोई तो होगा जो आपकी बात से एग्री नहीं होगा, है ना। तो इसमें क्या है कि कुछ टेक्निक्स वगैरह यूज होती हैं, साइंस की टेक्निक्स। साइंस में क्या होता है, सारे रिसर्च वगैरह होते हैं, सब टेक्निक साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। अब इकोनॉमिक्स में भी कोई लॉ डिराइव हो रहा है तो सब चीज़ अप्लाई हो रही है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, है ना। आर्ट क्या है? आर्ट मीन्स प्रैक्टिसिंग। आप अब आर्ट में आपको क्या जरूरत है? प्रैक्टिस की जरूरत है ना। साइंस में टेक्निक, मैंने आपको बता दिया भी ये चीज़ है, बट जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वो चीज़ नहीं आएगी। तो आर्ट्स मीन्स प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना। तो आर्ट मीन्स होता है कि जैसे मैंने आपको टेक्निक बता दी, इस टेक्निक को आपको अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी अपने आसपास। अब देखो, मैं तो मोस्टली बताऊं, इकोनॉमिक्स के वर्ड पढ़ने के बाद मार्केट में कहीं भी बात करती हूँ तो मेरे मुंह से इकोनॉमिक्स के वर्ड निकलते। जैसे कहीं बात हो तो मैं यहाँ, जैसे अभी मेरे को कोई भी बात होती तो ऑफर आता है, कुछ आता है, तो मैं बोलती हूँ यहाँ तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत लो है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस ऑफर। तो मतलब अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो और खासकर इकोनॉमिक्स, तो ये आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, है ना। चलो, तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। हाउ साइंस इज डिफाइंड बेसिस ऑन विच इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड एज साइंस। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, तो ये अभी मैंने इसके डिटेल में नहीं लिखा है यहाँ पे, बट मैंने आपको बता दिया है कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस के अंदर क्या है, सारी साइंटिफिक टेक्निक्स यूज हो रही हैं, मेथड्स यूज हो रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च से लॉ डिराइव हो रहे हैं, कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ रही है हमें लॉ डिराइव करने के लिए। और इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट का मतलब क्या है, उन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना, उसको एक्चुअल में अप्लाई करना। इट मीन्स इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। इसकी डिटेल में भी लेके जाऊंगी मैं आप लोगों को। हाँ, मैं इसके और डिटेल में डेप्थ में पूरे पॉइंट्स लेके आऊंगी। अभी मैं आप लोगों को ना मोटा मोटा कंसेप्ट दे रही हूँ, फिर मैं इसके अंदर डेप्थ में जाऊंगी। मतलब हम लोग जो है ना ओवरऑल इस पर 2 या 3 क्लासेस लगाएंगे और चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे, और उसके बाद मैं इस चैप्टर का तुम लोग कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट चलना मेरे तरीके से भी, हम ताकि बोर भी ना होए और हमारी प्रैक्टिस भी चलती रहे। हाँ, इकोनॉमिक्स एज एन साइंस क्यों है, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉ बन रहे हैं, आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब लॉ बनने के लिए, बनाने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। रियल लाइफ में आप देखो, ऐसा नहीं है कि प्राइस फॉल किया डिमांड राइज हो गई, जबकि क्लाइमेट का भी वो है। अब आप मान लो समर सीजन के क्लोथ्स की सेल लगा दो, आप बोलोगे हैवी डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, स्टिल इतनी भीड़ नहीं होगी, क्योंकि वेदर नहीं है ना समर का। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अदर फैक्टर कांस्टेंट हो ऑलवेज, होंगे भी नहीं, कांस्टेंट होंगे भी नहीं, बट हमें अजम्पशन लेनी पड़ रही है कि अगर ये कांस्टेंट है तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं आपने इस पर अपनी टेक्निक्स यूज की, साइंटिफिकली टेक्निक्स यूज की। अब देखो, ये इकोनॉमिस्ट है, इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने ऐसे ही कोई चीज बना के थोड़ी आपके आगे रख दी। इन्होंने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनाया, तो प्रॉपर उस पर साइंटिफिक टेक्निक्स लगाई, मेथड्स लगाए, जब जाके वो लॉ डिराइव हुआ, और फिर उस लॉ को लोगों ने अप्लाई किया, इज कॉल्ड आर्ट। लोगों ने उसका यूज किया। प्रोड्यूसर, एक बात बताओ, प्राइस कैसे डिसाइड होता है? मार्केट फोर्सेस के थ्रू, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। ये किसने डिराइव किया? हमने थोड़ी ना डिराइव किया, हम तो यूज कर रहे हैं इस चीज को, हम तो यूज कर रहे हैं इस चीज को कि हम कितना प्राइस रखें कि हमारी मार्केट में डिमांड सप्लाई बराबर हो जाए। मतलब इंडस्ट्री डिसाइड करके दे रही है एमआरपी, उस पर आप सेल कर रहे हो। तो ये चीजें हमने नहीं डिराइव की, ये इकोनॉमिस्ट ने की। पर कैसे डिराइव की? साइंटिफिक मेथड्स लगाए, टेक्निक्स लगाई, एजम्पशंस ली, और फिर उस चीजों को, उसको लोगों ने अप्लाई किया अपने आसपास, चारों तरफ, हर जगह। अब मेरा क्या है कि भाई मैं वो चीज परचेज करूंगी जिससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिलेगी। यूज कौन कर रहा है इकोनॉमिक्स का? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, है ना। यूज कौन कर रहा है? कंज्यूमर यूज कर रहा है, प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। हम मार्केट में चीज लेने जाते हैं, हम क्यों नेगोशिएशन करते हैं?
क्यों हम बोलते हैं जी प्राइस कम कर लो? क्योंकि हमें नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, मतलब नेक्स्ट यूनिट है, उससे हमें उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, दैट्स वाई हम उसके लिए ज़्यादा पे करने को तैयार नहीं है। तो इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, क्योंकि उसको आपने प्रैक्टिस किया अपनी लाइफ में, हाउस होल्ड वालों ने, और एज अ साइंस वो चीज़ डेवलप की गई, आपके आगे लाई गई, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने सुनी होगी ये भी चीज़, इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। इट एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इट डज नॉट पास वैल्यू जजमेंट, इट इज अ प्योर एंड पॉजिटिव साइंस। और नॉर्मेटिव में क्या आता है, देखो अब मैं इसका एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। अब आप देखो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, दवाई लिख के देता है, भी ये दवाई आपने सुबह लेनी है, ये दवाई दोपहर में लेनी है, और ये दवाई आपने शाम को लेनी है, ठीक है। तो उसने क्या दिया आपको? प्रिस्क्रिप्शन। क्या दिया आपको? प्रिस्क्रिप्शन। उसने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया कि इसको आपने ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, ठीक है। दिस इज नॉर्मेटिव साइंस, इट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड इट कंसीडर वेलफेयर। आपके वेलफेयर के लिए दिया ना उसने, भी अगर दवाई प्रॉपरली 3 डोज में लोगे, मॉर्निंग में लोगे, आफ्टरनून में लोगे, इवनिंग में, आप ठीक हो जाओगे। तो इसका जो एमसीक्यू बन के आएगा ना, वो प्रिस्क्रिप्टिव वर्ड और वेलफेयर वर्ड से बन के आएगा। बोलता है कि वेलफेयर के ऊपर कौन सा साइंस बोलता है, वेलफेयर से रिलेटेड कौन सा साइंस है? तो नॉर्मेटिव, ठीक है। इट डज नॉट पास वैल्यू जजमेंट, इट एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, जब पहली बार थोड़ी ना सुन रहे होगे टर्म कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये करेंगे तो ये होगा, पढ़ेंगे तो पास होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपका बेसिकली प्रिस्क्रिप्टिव वर्ड, वेलफेयर वर्ड से पूछेगा कि इकोनॉमिक्स जो है वो कौन, वैल्यू जजमेंट मतलब कि हमारी वैल्यूज, हाँ हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज, यानी कि पीपल्स पे कैसा, इस पे ह्यूमन बीइंग्स पे कैसा जो है इफेक्ट पड़ता है, उससे इफेक्टेड होती है। तो इट डज नॉट पास एनी वैल्यू जजमेंट इन, इट इज टिपिकली अ साइंस। ये कहीं से भी वैल्यू इमोशन से रिलेटेड नहीं है, बट ये है, इट इज प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर, इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स। वैल्यू जजमेंट मीन्स इमोशंस वगैरह ह्यूमन बीइंग्स के, ठीक है। ओके ये नोट हो गया आप लोगों का। तुम लोगों को जब समझ आएगा, जब तुम लोग ये देखोगे कि हम एमसीक्यू पढ़ते ही एकदम क्लिक कर पा रहे हैं। अभी क्या है कि मान लो मैं तुम्हें एक चीज़ के बिल्कुल डिटेल में ले जाऊं और सिर्फ एक पेज पढ़ाऊं और उसमें से एमसीक्यू सिर्फ एक उठ के आए, तो मैंने ये जो नोट्स है ना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं। बाकी हम डिटेल में ले जाएंगे, अगर बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो याद ही नहीं माइक्रो, तो एक बार समझ लो दोबारा ही पढ़ा दो, ठीक है। तो मैं थोड़ा यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि बच्चों को इकोनॉमिक्स भी ये ना हो कि मैडम ने जो पढ़ाया तो सब हमें पता ही था, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा क्रक्स फॉर्म में, समरी फॉर्म में ले जाती हूँ नोट्स आज, क्योंकि आज बच्चों के पास स्टडी मटेरियल भी सबके पास नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ स्टडी। स्टडी के आपके 2 मेथड है, एक डिडक्टिव मेथड और एक इंडक्टिव मेथड। अब मैं इसका आपको समझाती हूँ क्या होता है। डिडक्टिव मेथड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है, तो एक जनरल बात है कि भाई एक सीए स्टूडेंट 10 घंटे पर डे पढ़ता है, तो अब आप लोग भी सीए स्टूडेंट ही हो गए हो, है ना। तो मैं क्या बोलूँगी, ये भी 10 घंटे पढ़ती है, ये भी 10 घंटे पढ़ता होगा, ये भी 10 घंटे पढ़ती होगी, ऐसे ही बोलूँगी ना। तो मैंने एक जनरल एजम्पशन उठाई और उसको पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली सब पे अप्लाई कर दिया। जैसे सपोज मैंने कहा और जनरल लेके चलते हैं, सपोज मैंने कहा कि जिन स्टूडेंट्स हैविंग स्पेक्स आर स्टूडियस, हाँ तो मतलब कुछ भी एक जनरल एजम्पशन क्या है कि जो बच्चा सबसे आगे बैठता है वो पढ़ाकू होता है ना। तो आप क्या है, आज ये बैठ गई और ये बैठ गया, तो आप यही कहोगे ना अभी ये बच्चे फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं तो पढ़ाकू है। मतलब एक जनरल एजम्पशन है जो आप एक स्पेसिफिक पे अप्लाई कर रहे हो। तो ये कहाँ से मूव करता है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और ये मूव करता है इंडक्टिव मेथड स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब क्या है, मैंने कहा सपोज इसको पिज़्ज़ा खाना पसंद है, इसको बर्गर खाना पसंद है, इसको मोमोज पसंद है, इसको रोल पसंद है। तो मतलब ये स्पेसिफिकली मैंने पूछा आपको क्या पसंद है, बोली पिज़्ज़ा। मैंने पूछा आपको क्या पसंद है, बोला बर्गर।
इसने बोला मेरे को पिज्जा पसंद है, इसने बोला मेरे को बर्गर पसंद है, उसने बोला मेरे को रोल पसंद है। तो मैंने यहाँ से क्या एजम्पशन निकाली कि आजकल बच्चों को जंक फूड ज्यादा पसंद होता है ना। तो पर क्या ऐसा सब पे थोड़ी अप्लाई हो रहा है? अब मैंने इससे पूछा आपको जंक फूड पसंद है, कह रही नहीं। सब पे अप्लाई नहीं होता, बट एजम्पशन तो यही निकल के आई ना। मैंने अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स बैठे और 9 बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि भाई हम जंक फूड खाते हैं, तो मैं क्या बोलूंगी कि जनरली बच्चों को जंक फूड पसंद है। तो मैंने जनरली लगा दिया, यानी मैं पर्टिकुलर से जनरल की तरफ मूव हुई। ये दोनों मेथड है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड है। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जनरल से स्पेसिफिक पे गया और इंडक्टिव जो है वो स्पेसिफिक से जनरल पे आ गया। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री मेथड है, समझ रहे हो बात? यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये दोनों मेथड एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड है। इसमें आपने क्या किया, एक जनरल एजम्पशन ली और उसको आपने स्पेसिफिक पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया। इसमें आपने क्या, स्पेसिफिक एजम्पशन स्पेसिफिकली सबसे पूछा और उसको क्या बोल दिया आपने, जनरल मान लिया। 4 स्पेसिफिक बच्चों से मैंने पूछा भाई आपको क्या पसंद है, या आपको कहाँ घूमना पसंद है, या आप बर्थडे पे क्या करना पसंद करोगे। तो मुझे एक बच्चे ने बोला मैं मूवी देखना पसंद करूंगा, दूसरे ने भी बोला मूवी देखना पसंद करूंगा, तीसरे ने भी बोला मूवी देखना पसंद करूंगा। तो मैंने ये जनरल ही बना लिया कि जनरली आजकल बच्चों को मूवी देखना पसंद है। समझ रहे हो बात को? फिर इसको हम डिडक्टिव मेथड का दूसरा नाम है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और इससे हम इकोनॉमिक की जनरलाइजेशन, जनरल रूल, इन जनरल ऐसा होता है, इन जनरल प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, बट फिर उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाती है। तो इस मेथड के थ्रू हमने इकोनॉमिक्स की जनरल कंसेप्ट्स बनाए, जनरल लॉ डिराइव किया, बट लॉ डिराइव करने के लिए हमने कुछ एजम्पशंस ली, है ना। इंडक्टिव मेथड, ऑब्जर्विंग ऑफ प्रिंसिपल स्टेप्स इन डिराइविंग इकोनॉमिक जनरलाइजेशन। इसमें हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि यहाँ से तो हम जनरली हम कंसेप्ट बना रहे हैं, यहाँ पे हम डिराइव कर ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक से पूछ रहे हैं और तब एक जनरल कंसेप्ट बना रहे हैं। नहीं समझ आया? दोबारा बताऊं, एक और एग्जांपल है, 3-4 और एग्जांपल ले लेते हैं। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। देखो डिडक्टिव में क्या होगा, आप एक जनरल मेंटालिटी बना के चल रहे हो। चलो सीए फाउंडेशन का छोड़ो, सीए फाइनल का बच्चा 14 से 16 घंटे पढ़ता है, ये आपका जनरल व्यू है, बट मैंने सीए फाइनल में 14 से 16 घंटे पढ़ाई नहीं की। तो जनरल एक व्यू है कि 14 से 16 घंटे सीए फाइनल का बच्चा पढ़ता है, बट स्पेसिफिकली हमने उसको सब पे अप्लाई कर दिया। अभी इसने भी 14-16 घंटे पढ़ाई की होगी, इसने भी की होगी, इसने भी की होगी। तो एक जनरल व्यू को आपने स्पेसिफिकली अप्लाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड आपका डिडक्टिव मेथड। ठीक है, जैसे एक जनरल व्यू क्या है, ज्यादातर ओल्ड एज पीपल के जो आईसाइट होती है वो वीक होती है, जनरल व्यू है ना, बट और हमने इसे हर एक पे स्पेसिफिकली अप्लाई कर दिया। मान लो मैंने यहाँ पे स्पेक्स की शॉप खोल दी, मुझे पता है कि इस एरिया में जो सीनियर सिटीजन है वो बहुत है, तो इसलिए मेरी शॉप बहुत अच्छी चलेगी। इकोनॉमिक्स बता रही हूँ मैं, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस एरिया में सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मेरा स्पेक्स की शॉप बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड एज पीपल की जनरली आईसाइट जो है वो वीक ही होती है। तो मैंने क्या, जनरल परसेप्शन उठाई और स्पेसिफिक पे अप्लाई की। यहाँ पे क्या है, मैंने स्पेसिफिकली जाके सर्वे किया और उसको जनरल मान लिया। स्पेसिफिकली मैंने पूछा कि अगर मैं प्राइस कम कर दूं तो क्या आप ज्यादा सामान खरीदोगे, उसने बोला हाँ खरीदूंगा। दूसरे से पूछा मैं प्राइस कम कर दूं तो क्या आप ज्यादा चीज ले लोगे, उसने बोला हाँ ले लूंगा। तीसरे से पूछा, उसने भी कहा हाँ ले लूंगा। तो मैंने एक लॉ ही बना दिया कि इन जनरल प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो जब हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं तो हम उसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, और दोनों ही मेथड हमारे लिए जरूरी है एक लॉ को डिराइव करने के लिए। ठीक है, और दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, म्यूचुअली। ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे स्टेप्स लगा के, सिंपल स्टेप्स लगा के एक जनरल परसेप्शन ड्रॉ की कि भाई जनरली ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, स्पेसिफिकली सबका सर्वे किया। यहाँ हमने सर्वे नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, तो हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहे हैं ना।
तो यहाँ हमने क्या जनरल परसेप्शन बना ली कि ऐसा होता है कि ओल्ड एज पीपल की आईसाइट वीक होती है, ठीक है, ये हमने परसेप्शन बना ली अपनी जो है, ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। जनरली सीए फाइनल का बच्चा 14 से 16 घंटे पढ़ता है, तो हमने सिर्फ डिराइव किया जनरल लॉ, बट यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया जनरल लॉ। हमने पूछा, आपसे पूछा आप कितने घंटे पढ़ते हो, आप कितने घंटे पढ़ते हो, आप कितने घंटे पढ़ते हो, उसके बाद हमने जनरल लॉ डिराइव किया। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन की, यहाँ ऑब्जर्वेशन नहीं की हमने, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव कर रहे हैं हम। जैसे हमने कहा, और एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमने कहा कि जो रैबिट है वो कैरेट खाता है, काऊ है वो ग्रास खाती है, तो हमने वहां से एक निष्कर्ष निकाल लिया, ये स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक जानवर अपना वो कर रहा है, एक स्पेसिफिक जानवर। हमने यहाँ से क्या जनरल लॉ निकाला कि हर कोई एनिमल नीड फूड टू सर्वाइव, एवरी एनिमल नीड फूड टू सर्वाइव, नीड समथिंग टू सर्वाइव, ठीक है। तो स्पेसिफिक से जब हम जनरल की तरफ आएंगे तो वो आपका हमारा इंडक्टिव मेथड है, और जब हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे तो हमारा डिडक्टिव मेथड, ठीक है। ये इसी नाम से आता है पेपर में, एमसीक्यू बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड से बनेगा, जनरल टू स्पेसिफिक से बनेगा, स्पेसिफिक टू जनरल से बनेगा, इस पे भी एमसीक्यू बनता है। तभी तो कह रही हूँ इतना मजा आएगा जब हम एमसीक्यू करेंगे, असली इंटरेस्ट तब डेवलप होगा कि हमें चीजें समझ आएगी कि एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है और कैसे कैसे ऑप्शन डाल रहा है, और हम कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ हमें कमी आ रही है ना। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करके चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में, जैसे ली स्टडी मटेरियल और पढ़ लिया और जो एग्ज़ाम देने चले गए, वो नहीं क्लिक कर पाएंगे, क्योंकि आपको फोकस करना है मेन पॉइंट्स पे जहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है। इररेलेवेंट अगर आप देखो खोल के तो उसमें इररेलेवेंट सी एक पूरी पेज पे कहानी दी हुई है जहाँ से एक क्वेश्चन भी नहीं उठता। तो अगर आप वो पढ़ने में, ठीक है एक बार पढ़ लिया, रीडिंग कर ली कि बुक है, चलो भी पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है, बट अगर आप उसको एग्जाम टाइम पे फोकस दे रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप उसी पॉइंट पे पेज को पढ़ रहे हो जिसमें से क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं टाइम वेस्टेज है। तो थोड़ा हमें उस चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट ये तो सबकी फेवरेट होंगी, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, अराइज क्यों होती है वाली प्रॉब्लम? क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स है, दैट्स वाई द प्रॉब्लम अराइज हो रही है। भी ये लैंड है, ये लैंड लिमिटेड है, इस पे वीट ग्रो करूँ कि राइस? व्हाट टू प्रोड्यूस, वीट ग्रो करूँ या राइस ग्रो करूँ? प्रॉब्लम इज दिस लैंड इज लिमिटेड, है ना, पैसे लिमिटेड है, ये करूँ या ये करूँ। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम आती क्यों है? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो है वो स्कैर्स होते हैं, तो हम कैपिटल गुड प्रोड्यूस करें कि कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मैं प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, आउटपुट जो है किसके लिए बनाना है, वो फॉर होम टू प्रोड्यूस है, यानी कि मैं किसके लिए बना रही हूँ, ठीक है, और मैं कैसे बना रही हूँ, मीन्स कि मैं लेबर टेक्निक यूज़ कर रही हूँ या कैपिटल इंटेंसिव। मशीन करूँगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी बट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा लोगों को, फिर प्रोडक्शन भी तेज़ी से होएगा, है ना। लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाऊंगी, प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा और जो है लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, रिच के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, पुअर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, इट इज़ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स among people, among society, है ना। नेक्स्ट आता है व्हाट प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। अब हमारी ये भी है ना कि हमें सारी चीज़ों के साथ ग्रोथ भी तो लेके चलनी है, कि हम क्या करें कि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करे, क्या करें। पहली प्रॉब्लम हम क्या प्रोड्यूस करें, दूसरी प्रॉब्लम कैसे प्रोड्यूस करें, तीसरी प्रॉब्लम किसके लिए प्रोड्यूस करें, चौथी प्रॉब्लम ग्रोथ कैसे हो, ग्रोथ कैसे हो, रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। सिर्फ आज की नहीं सोचनी ना, हम आज ही रिसोर्सेज खत्म करके बैठ जाएं, फ्यूचर जनरेशन की भी तो सोचनी है। तो ओवरऑल ग्रोथ कैसे हो। पहले आती थी ऐसी एक एडवर्टीजमेंट, तुमने सुनी होगी शायद भी, रेड लाइट पे कार वाली, है ना, वो रेड लाइट पे खड़े होते हैं
रेड लाइट होती है और कार ऑन कर रखी होती है तो बेटा बोलता है पापा से, पापा मैं तो साइकिल की दुकान खोलूंगा। वो बोलते क्यों, जिस तरह आप पेट्रोल फूक रहे हो हमारे ज़माने तक तो पेट्रोल ही नहीं रहेगा। मतलब वो ये कह रहा था कि रेड लाइट पे आपको कार बंद कर देनी चाहिए ताकि थोड़ी फ्यूल सेविंग हो जाए। तो पीपीसी कर्व इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसकी फुल फॉर्म है पीपीसी कर्व की। ये जो है डिफरेंट गुड्स के 2 कॉम्बिनेशंस है जिसपे जो आपकी सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो रही है, मैक्सिमम, और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, गिवन रिसोर्सेज हैं, उसको लेके हम लोग बनाते हैं। पीपीसी कर्व हमारा जो है हमेशा कनकेव होता है। ये बनाया जाता है 2 गुड्स को लेकर। यहाँ पे सपोज करो मेरा वीट है, यहाँ पे मेरा राइस है। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, एजम्पशन क्या है हमारे पास, यही गिवन रिसोर्सेज में आपको 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो ये कैसे बनेंगे, देखो ये मैं एक टेबल बना रही हूँ, वीट, ये है राइस। सपोज करो मेरे पास जो रिसोर्सेज है यानी लैंड है वो खाली 100 हेक्टेयर्स की लैंड है और कुछ नहीं है, यानी कि मैं इसको लैंड को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकती क्योंकि मेरा फिक्स फैक्टर है। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है कि मैं वीट प्रोड्यूस ही ना करूँ। फर्स्ट ऑप्शन है कि मैं वीट प्रोड्यूस ही ना करूं, पूरी लैंड पे सिर्फ राइस प्रोड्यूस करूं। 100 kg समझ लो, 100 टन समझ लो, कुछ भी समझ लो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मैं धीरे 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 वीट इंक्रीज करती जाऊंगी। सपोज करो मैं वीट 50 kg या 50 टन जो भी आप लेना चाहते हो जो है मैं प्रोड्यूस करूं, तो राइस मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, जितना मर्जी कम कर लो। यानी मतलब ये है कि आपका एक प्रोडक्ट इंक्रीज होता जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइस, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यानी मुझे इसको इंक्रीज करने के लिए, गुड की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको दूसरे गुड की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। वाई, बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, तो अब हम और नीचे जाएंगे, जैसे इसको इंक्रीज करते हैं 80 तो इसको 10 कर देंगे। ठीक है, और इसको अगर हम करते हैं 90 तो इसको 0 कर देंगे। अब आप इन दोनों गुड्स को लेके अगर ये बनाओगे तो कनकेव बनेगा। अब ये टच हो रहा है, देखो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है। क्यों टच हो रहा है, क्योंकि एट प्रेजेंट 1 गुड इज 0, इसलिए टच हो रहा है। यानी इस वाले कॉम्बिनेशन में सिर्फ हम एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस वाले कॉम्बिनेशन में भी हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट टचेस वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ये पीपीसी कर्व है। पीपीसी कर्व का मतलब ये है कि ये आपके जितने गिवन रिसोर्सेज है ना उसको लेके बनाया गया। अगर आप इससे कम कोई प्रोड्यूस करते हो, इसके अंडर कोई पॉइंट आएगा तो वहां पे आपके रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे, यानी कुछ लैंड बच रही है जिसपे आप कुछ नहीं कर रहे और बाहर आपका पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है। अगर पीपीसी कर्व के अंदर कोई पॉइंट लाई करता है तो वहां पे आपकी अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की, और पीपीसी कर्व के अगर बाहर कोई पॉइंट लाई करता है तो वो इम्पॉसिबल है। वाई, बिकॉज मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और लिमिटेड रिसोर्सेज में ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यानी कि यहाँ पे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं जितने भी कॉम्बिनेशन बनाए हमने। जैसे अगर मैं इन कॉम्बिनेशंस को नाम दूं तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी, ये मेरा सी, ये मेरा डी, तो ऐसे करके पॉइंट बनेंगे ए बी सी और डी, ऐसे करके पॉइंट बनेंगे। यानी एक टाइम पे एक गुड 0 हो जाएगा। तो पीपीसी कर्व की कैसी होती है, डायरेक्शन कनकेव, और इट टचेस एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। वाई, बिकॉज एट वन टाइम 1 गुड इज 0। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाई हैं, 2 एजम्पशन लेके बनाई हैं। एक तो टेक्निक इज नॉट चेंज, एक रिसोर्सेज आर लिमिटेड, गिवन रिसोर्सेज गिवन टेक्निक। 2 एजम्पशंस है मेरी, एजम्पशन यहाँ लिखी नहीं है, तुम लोग लिख लो, कोई नहीं, मैं ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं आई हूँ। 2 एजम्पशंस हैं, लिख लो एजम्पशंस, गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज भी नहीं बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं होगी, तो पीपीसी कर्व ऐसा बन के आएगा। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, तो आपका पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर रिसोर्सेज चेंज हो सकते हैं, जैसे ये आपका ओरिजिनल पीपीसी कर्व है, मेरी 2 एजम्पशन के बेस पे ये पीपीसी कर्व बना हुआ है, दैट कि नो चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड नो चेंज इन रिसोर्सेज।
बट अगर मेरी एक भी एजम्पशन चेंज होती है, या तो मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं या फिर मेरी टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, तो मेरा पीपीसी कर्व ग्रोथ के केस में राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी, ज़्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ना। हाँ, कम रिसोर्सेज के केस में लेफ्टवर्ड हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जब आप एक प्रोडक्ट को लेने के लिए दूसरी, एक अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी सेक्रीफाइस करते हो। इसका फेमस है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोन। दिस फॉर गोन, छोड़ दिया, फॉर गोन मीन सेक्रीफाइस। तो आपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव लेने के लिए जो ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, तो बोलते हैं अपॉर्चुनिटी को। क्योंकि हम 60,000 वाली जॉब लेंगे। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। मेरे को 3 जॉब के ऑफर आ रहे हैं, आप लोग बताना, ठीक है। मेरे को 3 जॉब के ऑफर आ रहे हैं। एक से मुझे मिल रहा है 60,000 का पैकेज, एक से मिल रहा है 50,000 का पैकेज, एक से मिल रहा है 40,000 का पैकेज। ऑब्वियस सी बात है, मैं कौन सी जॉब लूंगी? 60,000 वाली। बट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही तो डेफिनेशन है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। एक टाइम में वो 2 जॉब थोड़ी ना कर सकते थे, कर तो एक ही सकते थे। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 50,000 है, क्योंकि इसके बाद मेरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव वही था जो मैंने छोड़ दी। समझ आई बात? क्लियर एकदम? कोई दिक्कत? देखो, ग्रोथ होगी तो पीपीसी कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, रिसोर्सेज बढ़ाओगे, तो पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एजम्पशन मैंने बता दी। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई, ठीक है। ये आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन को लेके विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, ये देखो ये लिखा है विद द लिमिटेड टेबल जो मैंने बनाया है। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 1 मीटर कपड़ा बढ़ाने के लिए 1 क्विंटल वीट को हम क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। 1 मीटर और कपड़ा बढ़ाने के लिए 2 क्विंटल हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला भी लिख लो यहाँ पे, लॉस अपॉन गेन। लॉस अपॉन गेन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलती है? लॉस अपॉन गेन। देखो जरा, कितने का लॉस हो रहा है, कितने का गेन हो रहा है? 1 डिवाइड बाय 1। फिर कितने का लॉस हो रहा है? गेन कितने का हो रहा है? 2 डिवाइड बाय 1। कितने का लॉस हो रहा है? कितने का गेन हो रहा है? 3 डिवाइड। कितने का लॉस हो रहा है? 4। कितने का गेन हो रहा है? 1। 4 डिवाइड बाय 1, 4। कितने का लॉस हो रहा है? 5। कितने का गेन हो रहा है? 1। 5 डिवाइड बाय 1 इज 5। आप देख रहे हो, ये कॉम्बिनेशन में क्लोथ 0 है, वीट मैक्सिमम है। एफ कॉम्बिनेशन में क्लोथ मैक्सिमम है और वीट 0 है। एक गुड बढ़ रहा है, एक गुड डिक्रीज हो रहा है। जब अब चलो, आपने पीपीसी नहीं पढ़ा, आपने लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ा है ना। जब एक चीज बढ़ती है, एक चीज गिरती है, तो कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही तो बन रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व 2 तरीके से होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये ग्राफ भी पढ़ाऊंगी आगे जाके। अभी ये पढ़ा है पीपीसी। पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाई? पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाई? because one good is increasing and one good is decreasing. There is a inverse relation type, ठीक है। और आपका ये x और y एक्सिस से टच हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पे एक प्रोडक्ट जो है वो 0, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन समझ आया ना, पीपीसी का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है और किसको लेके बनाया गया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लिया, लॉस अपॉन गेन। 2 एजम्पशंस है हमारी, रिसोर्सेज, गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन रिसोर्स। ये देखो, ये पीपीसी कर्व है, कॉम्बिनेशन वही, टेबल को इसमें प्लॉट करके और ग्राफ बना दिया। हमें प्रॉपरली प्लॉट करके क्यों बनाना, हमें नेचर पता होना चाहिए ग्राफ का, कि पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कनकेव होता है, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को लेके बनाया जाता है, 2 एजम्पशंस होती हैं, रिसोर्सेज फिक्स, टेक्नोलॉजी फिक्स, ठीक है। और अगर एक भी
आपका उसमें चेंज आएगा, या तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे या फिर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो पीपीसी कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब देखो ये जो आर पॉइंट है, ये आर पॉइंट पे अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये कॉम्बिनेशन अगर हम चूज करते हैं, तो इसमें अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, लिख लेना यहाँ पे। और एस जो है वो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो बाहर जा